अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स कॉर्नर के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसन अब्बास। व्यूवर्स, वुशु, मार्शल आर्ट्स, कंग फू ये पूरी दुनिया में एज अ खेल भी और वर्जिश के तौर पर खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी रफ्ता रफ्ता वुशु का व कंग फू का इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, ना सिर्फ ये खेल के तौर पर बल्कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इसहाक साहब हैं, एमफिल हैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस में। उसके अलावा ये कोच हैं, लेक्चरर हैं, और थाई ची चुआन जो कि एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स कह सकते हैं इसको, एक ख़ास किस्म का डिसिप्लिन है। इसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा अगर इनके प्रोफाइल के ऊपर नज़र डालें तो 32nd जनरेशन शाओलिन टेम्पल, और उसके अलावा ये ब्लैक बेल्ट हैं अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़ एंड बुलीज़। उसके अलावा फ़र्स्ट एड के भी बेतहाशा ये कोर्स कर चुके हैं। काफ़ी लंबा प्रोफाइल है इनका, और देखते हैं कि इनका एक रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, उस हवाले से भी बात करेंगे। इसहाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपका एक आर्टिकल जो थाई ची के हवाले से पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल जर्नल में, उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। थाई ची बेसिकली चाइनीज़ ट्रेडिशनल आर्ट है। ये चाइनीज़ नेशनल एक्सरसाइज भी कहते हैं इसे। चाइनीज़ मेरा जो आर्टिकल था वो था द इफ़ेक्ट ऑफ थाई ची चुआन एक्सरसाइज फिज़िकल एंड मेंटल ऑफ जनरल पब्लिक। ओके। तो क्योंकि चाइना में, ये दुनिया में 30 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड एवरी डे खेलते हैं लोग, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है। तो ये कम्बिनेशन मूवमेंट, मेडिटेशन और ब्रीथिंग के साथ है। और मेरा आर्टिकल जो कि एमफिल किया था मैंने, और मैं चाइना जब गया था 2015 में, तो वैसे तो मुझे मतलब 30 ईयर हो गए हैं, मेरा ये शौक़ था कोई नया काम करूं। तो इसलिए जब चाइना गए वहाँ पे, फिर वहाँ पे लोगों को देखा, बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें। क्योंकि थाई ची ऐसा आर्ट है, स्लो मेडिटेशन मूवमेंट्स है, इंजरी फ्री है, हर एज का बंदा खेल सकता है, 100 साल का बंदा खेल सकता है, खड़ा भी बैठे भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसलिए फिर उसको मैंने रिसर्च किया, और जो मेरा टॉपिक था इफेक्ट ऑफ थाई ची चुआन एक्सरसाइज फिजिकल एंड मेंटल ऑफ जनरल पब्लिक, ये बेसिकली इसका जो सैम्पल साइज़ हमारा 286 था। जो पॉपुलेशन टारगेट की थी हमने वो था 10 साल से लेके 40 साल तक लोगों को, और उसमें मेल और फीमेल दोनों थे। और उसमें जो मेल थे वो 160 के करीब थे, और 126 फीमेल थी इसमें। और उसका रिज़ल्ट एक्सेप्शनल आया। 2 मंथ की ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और 2 मंथ का ड्यूरेशन थी उसकी। और उसका SF32 ये होता है, एक सर्वे फॉर्म होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो क्वेश्चनियर होता है। वो ट्रेनिंग से पहले हमने उनसे फिल करवाया, डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट स्लॉट में उनकी ट्रेनिंग्स होती थी, ट्वाइस अ वीक। और आफ्टर 2 मंथ अगेन हमने उसको फिल करवाया। तो उसके जो रिज़ल्ट हमने कंपाइल किया SPSS के ऊपर, वो एक्सेप्शनल रिज़ल्ट थे। मतलब उसमें क्वेश्चन इस तरह थे कि इतने माइल चलते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है, बिफ़ोर एंड आफ्टर का। और बहुत से लोग थे जिनको उसमें क्वेश्चन था कि बॉडीली पेन्स, तो उस पर उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग्स वगैरह करते थे, जो लोग ऑफिस जॉब करते थे, उनका जो प्रॉब्लम्स थे उसमें, उस तरह के लोग थे उसमें, और डेफिनेट उसमें बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ा। सोशली जो दोस्तों में जाते थे, स्ट्रेस में, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह में, उनका बड़ा उसमें इम्पैक्ट था, बहुत ज़्यादा उसको इम्प्रूव हुए, उससे बेहतर हुए उसके रिजल्ट आए। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये जो थाई ची चुआन है इसके हवाले से भी बताइएगा। इसमें ये मतलब इसका मतलब क्या है, और ये वुशु और कंग फू से कितना ज़्यादा डिफरेंट है? अच्छा, वुशु मीन मार्शल आर्ट या मिलिट्री आर्ट होता है। मिलिट्री आर्ट, ओके। शाओलिन चाइनीज़ ट्रेडिशनल आर्ट है, कंग फू। थाई ची इंटरनल आर्ट है। मार्शल आर्ट जितने भी कराटे, अब जैसे कराटे का मतलब है खाली हाथ, उसके बाद आता है ताइक्वांडो, कोरियन है, उसका मतलब है किक एंड पंच। फिर आता है थाई बॉक्सिंग जिसमें किक, पंच, एल्बो और नी का इस्तेमाल होता है। कंग फू में किक, पंच, एल्बो, नी, फिंगर का इस्तेमाल, प्लस इसके अंदर वेपन्स होते हैं, ननचक, स्टिक्स वगैरह, ये सारी। अब थाई ची जो ना, दैट इज़ इंटरनल आर्ट, वो इन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है एज ए सेल्फ डिफेंस। अच्छा, एज ए सेल्फ डिफेंस आपकी फ़ोर्स को आपके अगेंस्ट कैसे इस्तेमाल करना है, ये एज ए मार्शल आर्ट जो ना उसकी एज ए सेल्फ डिफेंस मैं आपको बता रहा हूँ। अदर दैन
जो हेल्थ के लिए चाहे वो जो हीलिंग एक्सरसाइज हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, मेडिटेशन और ब्रीथिंग, जो कि हमारा जो प्राइमरी सोर्स होता है वो ऑक्सीजन होता है। ओके। तो इसमें एब्डोमिनल ब्रीथ का बहुत ज़्यादा कमाल होता है। जब आप एब्डोमिनल ब्रीथ लेते हैं, ज़्यादातर लोग शैलो ब्रीथ लेते हैं, लोगों को पता नहीं होता है। तो एब्डोमिनल ब्रीथ आप थोड़ा आप अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमें बता भी रहे थे, हमारे लिए थोड़ा सा अमेजिंग था, ज़रा प्लीज़ इसको डिमॉन्स्ट्रेट करिएगा। अब देखें, जो बाय बर्थ होता है ना बेबी, कोई भी, वो एब्डोमिनल ब्रीथ लेता है। उसका आप उसको लेटाएं ना, उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आप किसी को कहना सांस ले ना ये, तो वो उसका कहेगा मेरा पेट अंदर जाता है। एक्चुअल जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो आपका पेट बाहर आना चाहिए। जब आप सांस लेते हैं आपका पेट बाहर आना चाहिए, जब आप सांस छोड़ते हैं आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो जब आपका सांस लेते हैं आपका पेट बाहर आता है, तो इसका मतलब आपका जो डायफ्राम है वो ज़्यादा खुलता है, आपकी नीचे जाता है, तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो 20-25% ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक होती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा इंटेक होगी तो आपके वाइटल ऑर्गन्स, आपका ब्रेन, आपकी किडनी, आपके लंग्स, आपके जिगर, इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा उसका। ठीक है। अच्छा, थाई ची को कहते हैं कि ये एक परफेक्ट एक्सरसाइज है हेल्थ, हैप्पीनेस, बैलेंस और इसके लिए, और इसके अलावा अगर मेडिकेशन के तौर पे भी देखा जाए तो कहते हैं कि ये इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग के लिए, आर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए भी इफेक्टिव है। कैसे? एग्जैक्टली। देखिए, कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, मेडिटेशन और ब्रीथिंग। अब अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें योगा वर्सेस ताई ची को, ठीक है, तो योगा एक स्टेशनरी पोस्चर्स होते हैं, मतलब एक जगह पे आप बैठ के हैं, आप खड़े उसकी मूवमेंट्स करते हैं। अब एक स्विमिंग पूल, उसको डेफिनेट आप उसके अंदर मेडिसिन डालेंगे या 1 माह 2 माह बाद उसका पानी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो योगा लाइक दिस, थाई ची लाइक अ रिवर, लाइक फ्लो। उसकी जो मूवमेंट्स होती है वो फ्लो के साथ होती है और उसमें हर एज का बंदा कर सकता है। इसको चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी कहते हैं। थाई ची को चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है। और ये हर तरह की डिजीज़ को इफेक्ट करती है। रिसेंटली मैंने पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के जो कोविड केयर हॉस्पिटल्स है, उन्होंने कहीं से देखा था रशिया में और चाइना में कोविड पेशेंट्स के ऊपर रिसर्चेज मौजूद है इंटरनेट पे भी और इंटरनेशनली। तो जो मैंने किया वहाँ पे जो डॉक्टर्स और अमला और जो पेशेंट थे, वो डेफिनेट उन्होंने कहा ये अमेजिंग है, दिस वन इज़ डिफरेंट, ये तो कोई नई चीज़ है। तो हमारी कोशिश ये कि पाकिस्तान में इसको प्रमोट करें और डिफरेंट जो आपके कॉलेजेस लेवल पे, आपका स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे हो, इवन जो मदारिस हैं उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और हमारी ये कोशिश है हम इसको प्रमोट करें। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किस एज ग्रुप के लिए ये वाली एक्सरसाइज जो है वो प्रेफर की जाती है? क्योंकि एक और कंसेप्ट भी है हमारे मुआशरे के अंदर कि ये थाई ची वगैरह ये सिर्फ ओल्डर एज के जो बंदे हैं उनके लिए ज़रूरी है, या वो ही मोस्टली करते हुए देखते आते हैं? देखिए, ये हर एज के लिए। सबसे मेन मैं आपको बताऊं, ये आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करता है। ठीक है। आपके ग्रेजुअली जो आपके फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रेंथ, आपकी एजिलिटी, इंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस को बेहतर करता है। जिन लोगों को नींद के प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनकी नींद का मसला बेहतर होता है। जिनके मूड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो इससे बेहतर होते हैं। बेसिकली आपके ब्रेन का ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी तो ये मसाइल बढ़ते हैं। ठीक है। आपके शोल्डर्स पेन है, आपके नेक पेन है, बैक पेन्स है, ये आपका आर्थराइटिस के जो लोग हैं, आप इस पे बेशुमार वीडियोस बनी है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ये हो नहीं रहा, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम काफ़ी टाइम से समझा रहे हैं, इसीलिए रिसर्च पे भी मेरा ये पिछले साल जो आर्टिकल इंटरनेशनल पब्लिश हुआ है, उसको, ये पाकिस्तान का पहला रिसर्च पेपर है। अच्छा। ना इससे पहले और ना उसके बाद अभी तक है थाई ची के ऊपर। थाई ची के ऊपर, ओके, ठीक है। हार्वर्ड की रिसर्चेज मौजूद हैं। हार्वर्ड जो मेडिकल स्कूल है, ठीक है, यूके का, उसमें अब दुनिया में हर, मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, हर जगह पे रिसर्चेज मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं प्रमोट करने की, और इसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। नहीं, बिल्कुल, हम अपना रोल अदा करते रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्या ऑफिशियली सतह के ऊपर इसकी कोई फेडरेशन, क्योंकि अभी कभी हमें सुनने में नहीं आया, कोई फेडरेशन है, कोई एसोसिएशन जो इसके ऊपर बाकायदा काम कर रही है? लेकिन थाई ची की नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं इसकी फेडरेशंस भी बनाएं, और लोग, बहुत सारे इदारे जो हम इनवाइट करते हैं, पाक तुर्क हो गया, लेकिन उसके बहुत सारे इवेंट्स हमने करवाए हैं, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये हर बंदे तक पहुंचे ताकि। ठीक है। और ये वो मेडिसिन है जो बगैर इनटेक है। अच्छा। आपको हील करती है और इसके रिजल्ट एक्सेप्शनल है। मतलब इसमें वो है ही नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्लो है, हर बंदा कर सकता है। इसमें कोई
वेट की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक आपके पास एरिया नहीं चाहिए, आपको स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, आप कहीं भी बैठ कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं। इवन हमने देखे हैं कि जो लोग व्हील चेयर्स पे होते हैं वो भी ये ताई ची की प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ। साहब एक और चीज़ हमने देखी है, जेंडर। हमने चाहे सोशल मीडिया की हद तक हो या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हद तक हो, हमने मोस्टली मेल जो हमारी सोसाइटी है उसको कंग फू या थाई ची ये प्रैक्टिस करते हुए देखा है। हमने कभी फीमेल को इस तरह सामने आते हुए नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? असल में बहुत कम है, मार्शल आर्ट तो खेलते हैं लेकिन ये कि बहुत कम लोग हैं। बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग वगैरह इसकी हद तक तो हैं, लेकिन जो आप थाई ची वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं इसमें नहीं है। थाई ची पाकिस्तान में नहीं है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं प्रमोट करने की, एज ए हेल्थ इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। एज ए मतलब वो एज ए मार्शल आर्ट वो एक अलग उसका है, उसका बेनिफिट तो है एज ए सेल्फ डिफेंस। और एज ए सेल्फ डिफेंस अगेन मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा खतरनाक है उनसे। अच्छा। ये इंटरनल आर्ट बेसिकली तो आपकी जो मोमेंट्स हैं वो आपकी फोर्स, आप मुझे पंच करते हैं, मैं उसी को लेके मेरी तरफ ही फोर्स आ रही है, उसी को मैं डाइवर्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, ठीक है। अब उसमें इसीलिए कहते हैं जब आप थाई ची की मोमेंट्स कर रहे होते हैं कि आपकी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड है। देखिए आपकी फोर्स कहाँ से जनरेट होती है? ग्राउंड से। तो इसलिए वो आपकी रूट्स है ना वो ग्राउंड में है। वो अब वो मेडिटेशंस क्या है, आपका फोकस ऑन योर ब्रीथ मोमेंट्स। ठीक है। तो कोशिश असल में हमारे यहाँ नॉलेज की कमी है, ये तो सबसे मेन चीज़ है। कोरोना तो हम काफ़ी अर्से से रो रहे हैं। अपडेट जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है, समझ आ रही है, तो वो इम्प्रूव कर रहे हैं बेहतर। अभी तकरीबन मेरे ख्याल में हमने जो हज़ारों के हिसाब से लोगों को ट्रेन किया, लेकिन अगेन वही बात है कि वो उसको कंटिन्यू लेके चलें। आपके पेरेंट्स हैं घर में, वो आप उनको करवाएंगे, उनको शुगर ब्लड प्रेशर है तो वो बेहतर हो जाएगा, उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि कितनी क्विक इसकी है एनर्जी। ये देखा मुश्किल नहीं है ना, सबसे इजी है, स्लो मेडिटेशंस मोमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, जब भी हम एक्सरसाइज की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, तो वो कहते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड हो गया, इसको मूव करने का इसको मूव करना बहुत ज़रूरी है और हर एक्सरसाइज में तकरीबन इसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। थाई ची कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है? थाई ची सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है मूविंग फ्लूइड्स। यस। आप देखें ना, अब मैं एक सिंपल सा, आपके जो मसल्स हैं, आप एक इलास्टिक लेते हैं, रबड़ लेते हैं, कोई भी रबड़ लेके उसको छोड़ दें तो कुछ अरसे के बाद, 1 माह 15 दिन के बाद उसको खींचेंगे ना, उसका रेजिस्टेंस लेवल कम हो जाएगा। वैसे खींचेंगे तो यहाँ होगा, लेकिन वो यहाँ हो जाएगा, कम हो जाएगा। चूँकि हम अपनी बॉडी के मसल्स जो है ना उसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं। और समटाइम ये होता है कि जब आप कोई भी ऐसा मूव करते हैं, वेट थोड़ा ज़्यादा उठाते हैं तो क्रैम्प पड़ जाते हैं, और वो उसकी वजह ये होती है जैसे उस रबड़ में ऐसे ऐसे कट्स पड़ जाते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है। थाई ची में स्ट्रेस नहीं है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस, अब ये सपोज मैंने ये किया, मेरा थंब में स्ट्रेस है, सही है, तो थाई ची फोर्स जो है ना वो आपकी बॉडी में बेसिकली लाइफ फोर्स, ओके, वो आपकी बॉडी में फ्लो नहीं करता, इसलिए रिलैक्स, टोटली रिलैक्स होगा तो वो फ्लो करेगी। आप मुझे बताएं ना, आपकी फेस के ऊपर स्ट्रेस है तो आप कैसे, वो फ्लो ही नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, ठीक है, एनर्जी फ्लो नहीं होगी। ओके, सही है। तो बेसिकली एनर्जी फ्लो, वो आप टोटली रिलैक्स नहीं। ठीक है। अच्छा, आपका एक विज़िट था चाइना भी, और आप लकी हैं कि शाओलिन टेम्पल का भी आपने विज़िट किया, मॉन्क्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहा, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस हवाले से भी शेयर करिएगा। अच्छा, शाओलिन टेम्पल यहाँ पे पाकिस्तान में चाइनीज़ सेंटर था, और बहुत से लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट जो थे कोचेस से उनको बुलाया गया था, फिर उनके ट्रायल्स हुए थे। ठीक है। और सैकड़ों के हज़ारों के हिसाब से थे, उसमें फिर शॉर्ट लिस्ट हुए थे 22-23 या इस तरह लोग। उनको फिर चाइनीज़ कोच ने ट्रेनिंग दी थी यहाँ पे। अच्छा। फिर उनका पाक चाइना सेंटर में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, उसमें से फिर उन्होंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया था। ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल की थी कि हम चाहते हैं कि आप इस डेलीगेशन को लीड करें, और ये उनके वर्ड थे कि यू लुक लाइक अ मास्टर। तो ये मेरे लिए ऑनर था। और फिर वो वहाँ पे चाइना में गए हम लोग, और लकीली 17 कंट्रीज से डिफरेंट, और हम लोग लकी इसलिए थे कि हमने शाओलिन टेम्पल का विज़िट किया और वहाँ पे हमने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन दी, और जो मॉन्क्स हैं उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, और उनके साथ डिस्कस डिफरेंट टॉपिक। वो एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार उनसे बातचीत तो डिस्कस हो, तो वो कुछ वीडियोस भी पड़ी हुई थी।
तो उनसे हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछा, डाइट के हवाले से हमने पूछा। मॉन्क्स जो होते हैं वो गोश्त नहीं खाते हैं, वो रिप्रोडक्शन चीज़ नहीं खाते हैं। अच्छा, जो रिप्रोड्यूस नहीं होती ना, अब जैसे अब मुर्गी को ज़बह करते वो मुर्गी नहीं खाते, एनिमल गोश्त वगैरह कोई भी जानवर वो उसका नहीं खाते जो रिप्रोड्यूस होती है। और वो अंडे वगैरह या ये साग वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये बंद वो उन्होंने बनाए होते हैं, उस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हैं। इवन उनका एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे मॉन्क्स की डाइट होती है, और वहाँ पे भी हम गए, हमने वो उनका जो खाना था वो बिल्कुल उसमें कोई इस तरह का मीट और ये चीज़ें नहीं थी उसमें। और सबसे मेन चीज़ ये कि वो मॉन्क्स से हमने इंजरीज़ के हवाले से जब बात की तो अक्सर हमारे ट्रेनिंग से दौरान हो जाती है, और हमारे कोचेस, ये हमारा थोड़ा सा अलमिया है कि अवेयरनेस नहीं होती ज़्यादा लोगों को। तो उन्होंने कहा जी अगर हमारे यहाँ किसी को इंजरी हो जाती है, ज़्यादा इंजरी हो, तो वो 100 दिन प्रैक्टिस नहीं करता, 100 डेज़ रेस्ट होते हैं। यस, और वो बाकी उनका चलना फिरना सोना दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है। जैसे हम यहाँ मदारिस में बच्चों को भेज देते हैं, बस ठीक है मदरसे में लेकिन साथ जब एक मतलब एक बंदा है, प्लेयर है, किसी भी स्पोर्ट्स में ले ले, हम सिर्फ कंग-फू या वुशु की हम बात नहीं कर रहे, अगर वो 100 दिन 3 महीने से ज़्यादा का टाइम एक रूटीन से, एक प्रैक्टिस से किसी चीज़ की आउट होगा, तो वापस आने के लिए भी तो उसको 1 महीना 2 चाहिए। असल में आप ये देखें कि जो मॉन्क्स हैं, ये जो शाओलिन कंग-फू, ये उनका पार्ट ऑफ रिलीजन, मतलब उनके जो उनका इबादत है उनकी, देख लीजिए। हाँ, ये उनकी इबादत है। अब जो मार्शल आर्ट खेलते हैं वो कहते हैं ये जो मार्शल आर्ट है ये हम अपने आप को फिट करने के लिए रखते हैं। ओके, मतलब ये नहीं कि बस वो मार्शल आर्ट ही खेलते हैं सारा, हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है कि फाइट करने के लिए। और इसका ये एक कंसेप्ट ये भी था कि मॉन्क्स जब अपने, जैसे हम कहते हैं कि जो उनके चेले होते हैं या जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, अब वो जब उनको मेडिटेशन या कुछ करवाते थे ना, तो वो अक्सर कोई सो जाता था, कोई ढीला हो जाता था, किस तरह, तो उनका इनको एक्टिव करने के लिए फिर ये इन्होंने एक्सरसाइज वगैरह की। ठीक तो है। थाई ची तो वो करते ही हैं, वो अपना मेडिटेशन जो उनका है उसके लिए एक पीक पे जाएं, क्योंकि हमारा कल्चर ज़रा डिफरेंट है इस्लाम का। तो हम भी मेडिटेट करते हैं। आप देखें ना, मेडिटेशन का मतलब होता है अल्लाह ताला के फैज़ का इंतज़ार करना। बिल्कुल, कि अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ का इंतज़ार करना, और वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा इंटरनल रिलैक्स भी होता है, स्ट्रेस वगैरह ये चीज़ें भी ख़त्म होती है। अच्छा, लास्ट चीज़ कि पाकिस्तान में अब किस चीज़ की अशद ज़रूरत है इस एक्सरसाइज को, इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने देखिए, जो वैसे भी ज़रूरत है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में तो थाई ची की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, ठीक है। थाई ची मैं तो कहता हूँ कि ये लाइफ फोर्स जो है ना, ये हर एज में इसको करना चाहिए। आपने बेसिक 18 मूव मैं आपको बताता हूँ, सिंगल मूव्स हैं, अगर वो कर लें दैट इज़ एनफ फॉर योर होल लाइफ। ओके, आपकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप एक्सेप्शनल, आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे। जिम जाना छोड़ दें, जिम की ज़रूरत ही नहीं। अब आप अपने लाइफ, हाँ जिम में आप प्रोफेशनल जाएं, ज़रूर करें, अब आपने आगे जाना है, ठीक है उसको। लेकिन अब वही बात है ना कि जिम सबसे मेन चीज़ जो हमारे यहाँ ज़रूरत है, मेरी है आपके थ्रू रिक्वेस्ट भी है कि कोच का प्रॉपर होना सबसे ज़रूरी है। कोचेस की तो पूरी हमारी सबसे बुनियादी चीज़ जो है ना वो कोचेस, अगर कोचेस प्रॉपर नहीं होगा तो आप देखें हेल्थ के लिए क्या ज़रूरत है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रिकवरी, नंबर 4 इज़ लाइफस्टाइल, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एक्सरसाइज की ये आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है तो ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। आपकी एक्सरसाइज काम है, न्यूट्रिशन अच्छी है तो फिर भी आपका वेट बढ़ जाएगा। अब इन दोनों में से तीसरी चीज़ जो रिकवरी है, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका ग्राफ नीचे जाएगा। तो ये वो कोच को ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब सबसे मेन चीज़ लाइफस्टाइल। आपने सुबह 6 बजे नाश्ता करना है तो 6 बजे करना है, 10 बजे नहीं करना है। दिन को 2 बजे करना है तो फिर 4 बजे नहीं करना है। अब ये करेंगे जी, आप सुबह 6 की बजाय 10 बजे कर लें और 2 की बजाय 4 बजे कर लें, रात को आप नाश्ता जो कॉमन प्रैक्टिस है हमारी आजकल, खाना खा के बस उधर ही सो जाएं, तो फिर आपको ये डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये हर एक के लिए ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं और ज़्यादा इसको आसान इसीलिए बताते हैं बच्चों को भी, और जो हमारी टीचर्स वगैरह होते हैं, हमारे कोलीग्स वगैरह होते हैं, उनसे हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें हम बताते हैं कि ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये करेंगे तो बेहतर होगा।
और ताई ची तो फिर आप समझ लें, आपने बीमारियों से बचना है तब करेंगे एक्सरसाइज। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब, आपका काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज आपसे हमें मिली। व्यूवर्स, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज करनी है तो प्रोफेशनल कोचेज़ और ट्रेनर्स की मदद हासिल करनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।